नमस्कार और स्वागत है। आज हम युवाल नोआ हरारी की एक बहुत ही ज़रूरी किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी के कुछ बड़े आइडियाज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये किताब उन बड़ी उलझी उड़ी चुनौतियों के बारे में है जिनका सामना हम सब आज कर रहे हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद थोड़ा बेचैन कर दे। यही सवाल हरारी भी अपनी किताब में पूछते हैं कि क्या होगा अगर 20वीं सदी की वो सारी बड़ी बड़ी कहानियां जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया अब खत्म हो चुकी हैं। मतलब सोचिए, अगर हमारे पास दुनिया को समझने का कोई नक्शा ही ना बचा हो तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव यही है। पहले ये समझते हैं कि वो कौन सी ताकतवर कहानियां थीं जो कभी हमारी पूरी दुनिया को चला रही थीं, और फिर ये जानेंगे कि आखिर वो आज के समय में फेल क्यों हो गई। देखिए, 20वीं सदी में दुनिया के लिए 3 बड़ी कहानियां थीं और ये तीनों आपस में लड़ रही थीं। एक तरफ था फांसीवाद, जो कहता था कि इतिहास तो बस देशों के बीच की लड़ाई है। दूसरी तरफ था साम्यवाद, जिसका मानना था कि असली लड़ाई अमीर और गरीब के बीच की है। और फिर था उदारवाद, जिसने कहा कि नहीं, असली संघर्ष तो आज़ादी और तानाशाही के बीच है। और हर कहानी दुनिया को एक बिल्कुल अलग भविष्य की तरफ ले जाना चाहती थी। और फिर लगभग 1 सदी तक चले इन संघर्षों के बाद ऐसा लगा जैसे एक कहानी जीत गई है, और वो थी उदारवाद की कहानी। लोकतंत्र, मानवाधिकार, फ्री मार्केट, ये सब। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि बस हमें जवाब मिल गया है। दुनिया को जिसकी तलाश थी वो यही है, जैसे इतिहास अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। लेकिन फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक लोग सवाल पूछने लगे, क्या ये जो लिबरल सपना दिखाया जा रहा है वो सच में सबके लिए है, या ये सिर्फ कुछ अमीर और ताकतवर लोगों के लिए ही था? और बस वहीं से इस कहानी में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। तो ये हमें आज के दौर में ले आता है। अब देखते हैं कि जब ये सारी पुरानी कहानियां बिखर गईं, तो उसके बाद जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जो संकट खड़ा हुआ, वो क्या है। हरारी का ये जो कोट है ना, ये आज की सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से बताता है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब दुनिया को समझने के लिए हमारे पास 3-3 कहानियां थीं, फिर सिर्फ 2 बची, फिर 1, और अब हम 0 पर हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कोई कहानी है ही नहीं। ये वाकई एक भटकाव वाली स्थिति है। हरारी इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि पहले लिबरलिज्म एक सेट मेन्यू जैसा था, मतलब आपको पूरा पैकेज लेना पड़ेगा, फ्री मार्केट, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सब कुछ। लेकिन अब ये एक बुफे बन गया है। देश आते हैं और अपनी पसंद की चीजें उठा लेते हैं, कहते हैं हाँ फ्री ट्रेड तो हमें चाहिए, लेकिन फिर फ्री इलेक्शन या माइनॉरिटी राइट्स को प्लेट में छोड़ देते हैं। बस वही उठा रहे हैं जो उन्हें अच्छा लग रहा है। चलिए अब इस पॉलिटिकल क्राइसिस से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हरारी चेतावनी देते हैं कि एक और भी बड़ा तूफान आने वाला है, और वो है टेक्नोलॉजी का तूफान। एक ऐसी क्रांति जो पहले कभी नहीं देखी गई। और ये तूफान असल में 2 क्रांतियों के मिलने से बन रहा है। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, जिसमें बिग डेटा और पावरफुल एल्गोरिदम्स हैं, और दूसरी है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इंसान के शरीर, दिमाग और भावनाओं की हमारी बढ़ती हुई समझ। तो जब आईटी और बायोटेक मिलते हैं तो क्या होता है? कुछ ऐसा होता है जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमें इंसानों को हैक करने की ताकत मिल जाती है। हम सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया, हमारे शरीर, हमारे दिमाग को भी बदल सकते हैं। जरा सोचिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और यहीं पर असली खतरा है। हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो इंडस्ट्रियल एज के लिए बनी थी, और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। मतलब हमारी टेक्नोलॉजी रॉकेट की स्पीड से भाग रही है और हमारे सिस्टम बैलगाड़ी पर चल रहे हैं। ये गैप बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के खतरे को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। इसका सबसे सीधा और पर्सनल असर किस पर पड़ेगा? हमारी नौकरियों पर, हमारे काम के भविष्य पर। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बार ये ऑटोमेशन पहले जैसा क्यों नहीं है। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीनों ने हमारे हाथों का काम लिया था, फिजिकल काम। लेकिन ये जो एआई रेवोल्यूशन है, ये हमारे दिमाग का काम लेने आ रहा है। सोचना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना, यहाँ तक कि इमोशंस को समझना भी। तो सवाल ये है कि एआई इंसानों से बेहतर काम कैसे कर सकता है? उसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं। एआई ये समझता है कि हमारे जो फैसले हैं वो किसी जादू से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में हो रहे बायोकेमिकल रिएक्शन से आते हैं। वो डेटा में ऐसे पैटर्न देख सकता है जो हमारी नज़र से छूट जाते हैं,
और सबसे बड़ी बात, एआई के पास कनेक्टिविटी और अपडेटेबिलिटी है। सोच कर देखिए, अगर एक एआई डॉक्टर कोई नई बीमारी के बारे में सीखता है तो एक ही सेकंड में दुनिया के सारे एआई डॉक्टर्स को वो जानकारी मिल जाएगी। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 12.5 लाख। ये नंबर क्या है? ये उन लोगों की संख्या है जो हर साल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। और दिल दुखाने वाली बात यह है कि इनमें से 90% एक्सीडेंट्स इंसानी गलती की वजह से होते हैं। किसी ने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई, कोई फोन पे था, या बस किसी का ध्यान भटक गया। और यहीं पर ऑटोमेशन के पक्ष में एक बहुत बड़ा तर्क आता है। अगर सेल्फ ड्राइविंग कारों का एक एआई नेटवर्क इन लाखों मौतों में से ज्यादातर को रोक सकता है, तो क्या हमारे पास नैतिक रूप से इसका विरोध करने का कोई अधिकार है? इसका विरोध करने का मतलब तो यही हुआ कि हम और जाने गंवाने को तैयार हैं। अब हम हरारी के शायद सबसे गहरे और डराने वाले आइडिया पर आते हैं। ये एक नए किस्म का डर है जो शोषण के डर से भी बड़ा है। ये डर है अप्रासंगिक, यानी इरेलेवेंट हो जाने का डर। यहाँ पर जो क्लास स्ट्रगल है उसका पूरा गेम ही बदल जाता है। 20वीं सदी में आम लोग लड़ रहे थे शोषण के खिलाफ। वो कहते थे कि हमें भी अर्थव्यवस्था में हमारा हिस्सा चाहिए। लेकिन 21वीं सदी में लड़ाई होगी अप्रासंगिकता के खिलाफ। लोग एक बेकार क्लास बनने से लड़ने की कोशिश करेंगे। सवाल ये नहीं होगा कि सैलरी कितनी है, सवाल ये होगा कि क्या हमारी कोई जरूरत भी है या नहीं। और हम इस चर्चा को हरारी के इसी गहरे और परेशान करने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे सामने जो चुनौती है वो कितनी बड़ी और कितनी मुश्किल होने वाली है।